Welcome students. In today's video, we study this topic, that is Debye-Squirer powder method. See, two methods already we had studied, that is Bragg's method and Louis method. So our next method is this. See, in this method what we are doing, we have to take the sample we are taking, that is in the powder form. Okay, sample in the powder form we are taking in this cylindrical vessel. Okay, cylindrical vessel. In this we are taking an X-ray, we are diffracting on the sample is in the powdered form, and rays, after when we'll strike this X-ray on this crystal latex, देन जो पाउडर फॉर्म है कंपाउंड का अंदर क्या करेगा, दैट पाउडर फॉर्म इट विल डिफ्रैक्ट द एक्स रेज इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड दिस रेज आर देन डिटेक्टेड बाय द photographic film, and this is the circular photographic film we have to use, which detects the X-ray diffracted radiation. See what is written here. It employs finely powdered sample in the form of cylinder inside a thin glass tube. I told you that the sample which we are using is in the powdered form, and that we are taking in the cylinder thin glass tube, cylindrical thin glass tube we are taking. A narrow beam of X-rays is allowed to fall on the powder, है ना. यहाँ से नैरो बीम है वो इसके ऊपर फॉल करते हैं ये सैम्पल के ऊपर. तो डिफ्रैक्टेड एक्सरे स्ट्राइक ए स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क. जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो सर्कुलर आर्क में अरेंज की हुई है, और इसके अंदर से जो रेडिएशन डिफ्रैक्ट होंगे वो रेडिएशन इस सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर डिटेक्ट होंगे. The scattering ray from all the set of plane are detected by using the X-ray sensitive film. इससे डिटेक्ट होंगे X-ray sensitive film से. Now in this method no rotation is necessary inside the powdered sample. Inside the powder sample already contain micro. इसमें क्या बोला है, इन दिस मेथड नो रोटेशन इज नेसेसरी. सी इन सम मेथड्स वी हैव टू रोटेट. जो थिन ट्यूब है ना, ग्लास ट्यूब, उसको रोटेट करना पड़ता है ताकि ये एक्सरे जो है प्रॉपरली फॉल करे, और अंदर का जो क्रिस्टल है वो सारे अंदर का जो क्रिस्टल है जितना बड़ा है वो पूरा डिफ्रैक्शन कर सके, मतलब क्रिस्टल का हर एक पार्ट डिफ्रैक्ट कर सके रेडिएशन को. इसलिए रोटेशन करना पड़ता है. किसी किसी प्रोसीजर में क्रिस्टल के ये लैटिक्स है इसको रोटेट करना पड़ता है ताकि ये जो क्रिस्टल सैंपल जो लिया है वो सारे सैंपल के ऊपर एक्सरे फॉल हो और सारा सैंपल यूज़ हो डिफ्रैक्शन के लिए. लेकिन इसमें रोटेशन की ज़रूरत नहीं है. रोटेशन की क्यों ज़रूरत नहीं है? रोटेशन की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो पाउडर हमने लिया है, जो सैंपल हमने लिया है वो सैंपल पाउडर फॉर्म में है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है रोटेशन की. कंटेन्स माइक्रो क्रिस्टल अरेंज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. जो इसके अंदर के जो सैंपल है जो पाउडर फॉर्म में है, जो पाउडर फॉर्म में बारीक बारीक क्रिस्टल्स है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स है, इसके ऊपर रेडिएशन जब फॉल करेंगे एक्सरे तो वो बहुत अच्छी तरह से डिफ्रैक्शन करेंगे. पाउडर फॉर्म लेने से डिफ्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से होगा. तो वही सब लिखा है इसके अंदर. हेंस ए लार्ज नंबर ऑफ देम विल हैव देयर लैटिक्स प्लेन इन करेक्ट पोजीशन फॉर मैक्सिमम एक्सरे डिफ्रैक्शन. तो इसमें ये क्या बोला है कि इसमें से ऐसे कोई पार्टिकल्स होंगे इस सैंपल के अंदर जिसका डायरेक्शन जो है प्रॉपरली एक्सरे की तरफ होगा. मतलब जैसे एक्सरे यहाँ से एक्सरे आ रहा है बराबर इस डायरेक्शन में अरेंज होंगे. ऐसे कुछ इस पाउडर के अंदर क्रिस्टल्स होंगे जो प्रॉपर डायरेक्शन में अरेंज होंगे, तो वो प्रॉपर डिफ्रैक्शन देगा. Hence large number of them will have their lattice plane in correct position for maximum X-ray diffraction to occur. ठीक है, मतलब कुछ करेक्ट इसमें से पाउडर में से कुछ क्रिस्टल्स करेक्ट पोजीशन में अरेंज्ड होंगे. Thus we get lighted. उसके बाद क्या मिलता है हमको? Thus we get lighted area in the form of arc of line at different distances from the. उसके बाद क्या होता है, डिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है ये डिटेक्ट करती है ये डिफ्रैक्टेड रेडिएशन, और हमें इस तरह से हमें बाद में स्पेक्ट्रा देती है. ऐसे इस तरह से हमको स्पेक्ट्रा मिलते हैं. कुछ डिस्टेंस पे इस तरह के हमको स्पेक्ट्रा मिलते हैं एट डिफरेंट डिस्टेंस. ठीक है, तो वही इसने बोला है
दिस डिस्टेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्कैटरिंग एंगल, फिर वो डिस्टेंस को स्कैटरिंग एंगल में कन्वर्ट करते हैं और ब्रैक इक्वेशन में डालते हैं। ब्रैक इक्वेशन बताया था मैंने, एन लैम्डा इक्वल टू साइन थीटा इस टाइप का था, तो उस इक्वेशन में डालते हैं हम लोग। ये इसको चेंज करने के बाद हमारा ब्रैक इक्वेशन था एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, उस इक्वेशन में डालते हैं आफ्टर कन्वर्टिंग टू स्कैटरिंग एंगल। तो यही है इसके अंदर, बस इतना ही लिखना है। ये लिखना है तो लिखो, ये जो ये कैमरा यूज़ करते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस यहाँ तक ही लिखना है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये प्रॉपरली यू हैव टू मेक। सी वंस अगेन यू सी प्रॉपरली। थोड़ा फोकस कर देती हूँ, ठीक है। So like this you have to write, and this figure also you have to make in the same way. Okay, so next topic we'll study, that is Ramachandran plot. See, next topic is Ramachandran plot. See, it is very important topic. It is asked for 4 mark. See, in this topic, this figure we have to make. So this figure is very important. In this figure ये जो बनाया हुआ है, किससे बनाया हुआ है? एमिनो एसिड से बनाया है। एमिनो एसिड क्या होता है? अमाइनो एसिड। देखो, अमाइनो एसिड, ये फिगर जो है ये बनाया है मैंने, ये 3 अमाइनो एसिड से बनाया है। अमाइनो एसिड मतलब आर ग्रुप, ये आर ग्रुप है। आर ग्रुप को एक NH2 लगा होगा और एक COOH लगा होगा। अमाइनो एसिड, अमाइन मतलब NH2 ग्रुप और एसिड मतलब COOH, मतलब अमाइनो एसिड मतलब एक NH2 ग्रुप रहेगा, एक COOH ग्रुप रहेगा। तो ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये 3 अमीनो एसिड लेकर बनाया है। देख लो, एक NH2Cr और CO इसका। तो ये जो फिगर बनाया है, 3 अमीनो एसिड में से एक का OH ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन, ऐसे कर करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल के 3 अमीनो एसिड ज्वाइन किए हैं मैंने। देखो, 3 अमीनो एसिड ज्वाइन किए हैं बाय द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाला 1 अमीनो एसिड हो गया, यहाँ से शुरू NH2Cr CO, इसका OH निकल गया बाहर, इसका OH और दूसरे ग्रुप का हाइड्रोजन, दूसरे ग्रुप का NH2 का एक हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये दोनों कनेक्ट हो गए। ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये वाला, ये दूसरा ग्रुप हो गया। ये देखो, इसका हाइड्रोजन निकल गया वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ये हो गया CO, इसका OH फिर से इसके हाइड्रोजन से रिएक्ट हुआ और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। फिर ये वाला 3 ग्रुप है, फिर से ये वाला अलग ये वाला अलग ग्रुप है, COOH CH और ये NH2, है ना। ऐसे कर करके 3 अमीनो एसिड को ज्वाइन किया है। ज्वाइन करके मैंने ये प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया है। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसमें पेप्टाइड लिंकेज है। प्रोटीन स्ट्रक्चर से पेप्टाइड लिंकेज कहाँ पर है? ये पेप्टाइड लिंकेज है, CO, ये वाला जो मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ये है हमारा पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज है, ये एक पेप्टाइड लिंकेज है। सो इस स्ट्रक्चर में 2 पेप्टाइड लिंकेज बनाया है मैंने। अब देखो, ये इसमें क्या लिखना है? रामाचंद्र प्लॉट। ये रामाचंद्रन प्लॉट नहीं है, रामाचंद्र प्लॉट दूसरा है। इस टाइप को होता है रामाचंद्र प्लॉट, इस टाइप का होता है। इस टाइप के अंदर सब जो मैंने प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन हमें इस प्लॉट में बताना पड़ता है। तो ये प्लॉट स्टडी करने के लिए हमको इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो मैंने बताया है कि 3 अमीनो एसिड लिया है, 3 अमीनो एसिड को मैंने ज्वाइन किया है बाय द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन के अंदर मिलता है, ऐसे स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर मिलता है। इन स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। पेप्टाइड लिंकेज कहाँ है? OCNH, ये पेप्टाइड लिंकेज है। अब इस पेप्टाइड लिंकेज, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर 2 पेप्टाइड लिंकेज दिखाए हैं मैंने। ऐसे तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है ये, लेकिन मैंने प्रोटीन में से थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिया है और उसको एक्सप्लेन करके बताया है मैंने। और फिर इसी प्रोटीन स्ट्रक्चर का हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट बनाएंगे, ठीक है। अब देख लो, इसका इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है। इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 पेप्टाइड लिंकेज हैं, ये 2 पेप्टाइड लिंकेज हैं। पेप्टाइड लिंकेज के अंदर
ये कार्बन नाइट्रोजन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये तो मैंने बनाया है, ये सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डबल बॉन्ड है, इसमें से ये बॉन्ड खींच लेगा अपनी तरफ और ये अपना लोन पेयर दे देगा और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म होगा। किससे फॉर्म होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खुद नेगेटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव, इसको डेफिशिएंट बना देगा, फिर ये अपने लोन पेयर देकर यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है पार्शियल, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पेप्टाइड लिंकेज में, पेप्टाइड जो लिंकेज है इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब ये देखो, जो 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 पेप्टाइड लिंकेज है, ये जो पेप्टाइड लिंकेज डबल बॉन्ड जहाँ पे कैरेक्टर है उसको हम लोग नाम देते हैं ओमेगा, उसको बोलते हैं ओमेगा। उसके साइड में जो कार्बन कार्बन लिंकेज है उसको बोलते हैं हम लोग साई, और उसके साइड में जो नाइट्रोजन कार्बन लिंकेज है उसको बोलते हैं फाई। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ओमेगा यहाँ पे लिख लेते हैं, ये यहाँ पे ऐसे मिसमैच हो जाता है। तो प्रॉपरली याद रखने का वे ये है कि पेप्टाइड लिंकेज पता है हमको, ये पेप्टाइड हम लोग इसको पहले ड्रॉ कर लेंगे ऐसे इस तरफ से, जहाँ पे CO और NH रहेगा वो हमारा होगा पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज ये है, पेप्टाइड लिंकेज को हमको नाम देना है डब्लू मतलब ओमेगा, इसको हमको ओमेगा देना, ये तो फिक्स हो गया। उसके बाद उससे ही लगकर जो CC बॉन्ड रहेगा, CC साई, तो उसको हम लोग साई देंगे, CC साई, इस तरफ से हम लोग याद रखेंगे CC साई। CC बॉन्ड को साई नाम देना है। अब यहाँ पे साई है तो इसी से लग के दूसरा जो बॉन्ड रहेगा CN बॉन्ड, इसको हमको नाम देना है फाई। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये CN सिंगल बॉन्ड है और ये NC ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ऐसे हमको नाम दे देना है, नाम दे दिए हमने अभी। अब देखते हैं हम आगे। देख इसमें क्या लिखा है मैंने, 2 अमीनो एसिड कंबाइंस टू फॉर्म पेप्टाइड लिंकेज। कोई भी 2 अमीनो एसिड को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसमें से वाटर रिलीज होता है और पेप्टाइड लिंकेज बनता है। यहाँ पे मैंने 3 अमीनो एसिड लिए है, उसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किए हैं और 2 पेप्टाइड लिंकेज बने हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखा है, वी हैव 3 डिहाइड्रल एंगल। अब इसके अंदर 3 डिहाइड्रल एंगल है। 3 डिहाइड्रल एंगल कौन से हैं? एक ओमेगा, ये और ये तीनों ये एंगल है। ठीक है, अब कैसे एंगल है वो बताऊंगी मैं आगे, लेकिन ये तीनों डिहाइड्रल एंगल है। उसके बाद ये जो बॉन्ड है पेप्टाइड लिंकेज है, इस पेप्टाइड लिंकेज को हमको ओमेगा नाम देना है, CC बॉन्ड को साई नाम देना है और CN बॉन्ड को फाई नाम देना है। ये बताया मैंने तुमको अभी किस किस को बॉन्ड को क्या क्या नाम देना है, किस किस से रिप्रेजेंट करना है, किस किस बॉन्ड को किस किस एंगल से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये बॉन्ड है, हमको इसको एंगल से रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे एंगल है। अब ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रोटेशन ऑफ CN रिप्रेजेंटेड। अब रोटेशन ऑफ CN, अब देखो इसका रोटेशन होता है इस CN बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड हमको पता है, डबल बॉन्ड जो भी होता है